हेलो दोस्तों। आज हम लोग सी आई बी ए बी एम की यूनिट 9 जी डी पी कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम होती क्या है, उससे क्या मतलब है। तो नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है प्रोड्यूस करने पे, वो उस कंट्री की नेशनल इनकम कहलाती है। यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज जो दिखा है ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं हो रही है, फाइनल गुड्स। अब हम ये समझते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, जिसको जीडीपी के नाम से जाना जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अ वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो किसी भी एक टेरिटरी में समझिए, टेरिटरी मान लीजिए जैसे ये एक टेरिटरी, इसके बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के नाम से जाना जाता है। टेरिटरी से मतलब ये समझिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ये कंट्री है, इंडिया ही इसको ले लीजिए, इंडिया है। इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी वो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वो हमारी जीडीपी कहलाएगी। अब आप ये समझिए कि कोई एक इंडियन है, उसका वो अमेरिका में उसका कोई बिजनेस है, सपोज दैट यहाँ पे अमेरिका में कोई बिजनेस है उसका, और यहाँ वो रहने वाला कहाँ का है, इंडिया का रहने वाला ए है, उसका बिजनेस अमेरिका में। अब जो अमेरिका में वो उसका बिजनेस है, वहाँ से वो अगर कोई इनकम या कुछ भी अर्न कर रहा है तो वो क्या हमारे जीडीपी का पार्ट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं वो प्रोड्यूस कर रहा है। या सपोज दैट मान लीजिए उसकी कंपनी है अमेरिका में, तो चूंकि वो हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी की बाउंड्री के अंदर नहीं है तो यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए ये जीडीपी का पार्ट नहीं है। सो जीडीपी इज क्या है? जीडीपी इज अ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी जो टेरिटरी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। अब इसके बाद आप समझिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो जैसे आपकी टेरिटरी के बाहर अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा था तो नहीं इंक्लूड करते थे। अब जीएनपी का एग्जांपल ये समझिए कि मान लीजिए सपोज दैट ए है, ए यही एग्जांपल समझिए, अमेरिका में उसका बिजनेस है और यहाँ से वो जो भी इनकम अर्न करेगा वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा होगा। जो भी इनकम जो नेशनल, क्योंकि वो जो ए है उस वो कहाँ का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला नेशनल रेसिडेंट है, तो वो जो नेशनल प्रोडक्ट में जब हम आप का कैलकुलेट करते हैं तो अगर उसका बाहर किसी अमेरिका में या किसी अदर कंट्रीज में बिजनेस है तो वहाँ से वो जो अर्न करेगा वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि अगर कोई फॉरेन कंपनी, मान लीजिए कोई अमेरिका या किसी भी अदर कंट्री का कोई पर्सन भी है जिसकी कंपनी अब इंडिया में, अब वो जो भी इनकम अर्न कर रहा है वो जो होगा वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट का, जीएनपी का पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जो है एक तरीके से अगर आप देखिए तो नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट नहीं है। तो जो नेशनल रेसिडेंट नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा नेशनल रेसिडेंट है वो अगर बाहर भी किसी देश में रह के कोई भी इनकम अर्न करता है तो वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होती है। जबकि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन कंपनी हमारे टेरिटरी में भी अगर कोई बिजनेस करती है तो उससे जो भी वो इनकम अर्न करती है वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन से, इक्वेशन भी इसीलिए बताया गया, जीएनपी इज इक्वल टू क्या है, जीडीपी प्लस टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट यहाँ समझिए कि ए नेशनल रेसिडेंट है और इसने ओवरसीज में कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या है जो भी ओवरसीज से कैपिटल गेन उसको हो रहा है वो नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा है, और माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली। जो भी फॉरेन जो नेशनल है वो अपने जो टेरिटरी में एक तरीके से जो भी इनकम अर्न करते हैं वो इसका हिस्सा नहीं होती। तो यही जो मैंने आपको समझाया उसे इक्वेशन में बताया गया है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी प्लस टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिक। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनआर। एनआर क्या है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये समझिए कि जो जीडीपी है उसको कंप्यूट करने के लिए हम जनरली 3 मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम जीडीपी कैसे कंप्यूट करते हैं? नंबर एक, पहला जो मेथड है वो एक्सपेंडिचर वाइज होता है। इसमें क्या होता है, हम टोटल एक्सपेंडिचर और सारी एंटिटीज़ का जोड़ के निकालते हैं।
दूसरा क्या है, इनकम वाइज। इनकम वाइज से मतलब है कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैं आगे बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से कैसे निकलता है। और तीसरा प्रोडक्ट वाइज होता है कैलकुलेटिंग टोटल प्रोडक्शन। माने यहाँ समझिए आप एक अगर जनरल एग्जांपल से समझिए तो कितना एक्सपेंडिचर, जैसे आप कितना खर्च करते हैं उसके बेसिस से ये जो निकलती है जीडीपी वो आपकी एक्सपेंडिचर वाइज होती है। इनकम वाइज माने आप कितना पैसा आपको कैसे मिलता है, क्या मिलता है, उसके बेसिस से जो इनकम के बेसिस से कैलकुलेट होती है इनकम वाइज। एंड प्रोडक्ट के कितना प्रोडक्शन हुआ उसके बेसिस पे जो कैलकुलेट होती है वो प्रोडक्ट वाइज है। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसमें क्या करते हैं हम, टोटल अपना क्या माने हमारा खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं एंटिटीज में, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला से आप समझिए जैसे जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस। सी से क्या हो गया, कंजम्पशन। जैसे एक कोई इंडिविजुअल अपने हाउस होल्ड जो भी माने खर्चा करता है, कंजम्पशन करता है, जैसे खाने पे, उसके बाद हो गया आपका मेडिकल एक्सपेंसेस पे, रहने पे, तो ये जो कंजम्पशन कर रहा है वो सी से यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है। आई फॉर क्या हो गया आपका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से मतलब समझिए जैसे आप कोई बिजनेस स्टेबल कर रहे हैं तो आपको जैसे कोई मशीनरी खरीदनी है, नया कुछ लैंड खरीदना है, कुछ भी चीज़ें परचेज करनी है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। जी से क्या हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कोई भी गवर्नमेंट अपने फाइनल गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो भी एक्सपेंडिचर लगाती है, जैसे आप समझिए जैसे स्कूल खोला उसने तो उसमें जैसे टीचर रखे तो उनको सैलरी देगा, या कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उनको सैलरीज देना, तो ये सब एक्सपेंडिचर का पार्ट हुआ। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। और एक्स से हो गया कोई भी, एक्स से हो गया आपका इंपोर्ट, एंड एम से हो गया इस एक्स से सॉरी एक्सपोर्ट, और एम से इंपोर्ट। तो आप यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसका जी से आपका हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है। एक्स फोर हो गया आपका एक्सपोर्ट, सॉरी इंपोर्ट लिखना है हमें, एक्सपोर्ट। एम फॉर हो गया आपका इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से मतलब ये हुआ जो भी गुड्स एंड सर्विस आपको आप प्रोड्यूस करते हैं दूसरे कंट्री को भेजने के लिए, सप्लाई करने के लिए। और इंपोर्ट कब आप करते हैं, जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस आप दूसरी कंट्री से मंगाते हैं तो उसको आप माइनस करेंगे, क्योंकि एक तरीके से जो आप फॉरेन कंट्री से जो भी चीज़ आपको आप मंगा रहे हैं तो आपका पैसा एक तरीके से समझिए जा रहा है दूसरे कंट्री को, तो वो माइनस हो जाता है। और आप जो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर किसी कंट्री को भेजते हैं तो उससे क्या होता है, आपका मनी वो इनकम में जुड़ेगा, तो इसलिए वो यहाँ पे एक्सपोर्ट आपका प्लस में है, और उसमें से अपने जो भी इंपोर्ट आप करते हैं माने बाहर से मंगाते हैं उसको आप माइनस करते हैं। तो जीडीपी क्या हो गया, कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इनकम प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड है वो क्या है, इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच से मतलब क्या होता है, इनकम के बेसिस पे होता है। तो देखिए जीडीपी फ्रॉम इनकम इज सम ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो कौन कौन कंपोनेंट को मिला के बनती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या गया, जैसे किसी एम्प्लॉय को सैलरी, वेजेस और जो भी चीज़ें दी जाती हैं वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आ गया। प्रॉपर्टी इनकम में क्या हो गया, किसी प्रॉपर्टी से कोई अगर इनकम जनरेट होती है उससे इंटरेस्ट वो कमाते हैं, या कोई भी प्रॉपर्टी पे रेंट मिलता है, तो ये सब किसका पार्ट हो गया, प्रॉपर्टी इनकम का। एंड तीसरा पार्ट क्या है, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। अब देखिए एक चीज़ होती है कि फैक्टर कॉस्ट एक होता है और एक मार्केट प्राइस होता है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट वो होता है कि एक तरीके से समझिए कि कोई भी जैसे गुड्स बनाने में जो भी खर्चा आता है, जैसे मान लीजिए लैंड का आया, लेबर का आया, ये सब जो खर्चे मिला के जो आते हैं किसी गुड्स को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका जितना खर्चा आता है वो फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन जब वो मार्केट में गुड आता है तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगते हैं, और डिफरेंट टाइप की सब्सिडी भी गवर्नमेंट बहुत लोगों को प्रोवाइड करती है। तो वो जो गुड जब मार्केट में आता है तो उस पर टैक्स और सब्सिडी जो मिलती है या टैक्स जो लगाए जाते हैं उससे उसके प्राइस में कुछ डिफरेंस आता है। तो आप समझिए फैक्टर कॉस्ट ये हुई जब प्रोड्यूसर कोई चीज़ को, कोई प्रोडक्ट को बनाता है तो मैन्युफैक्चर करता है, उसमें जो उसका कॉस्ट लगता है वो फैक्टर कॉस्ट है। लेकिन मार्केट प्राइस क्या हुआ, जब उस पर ऊपर डिफरेंट टैक्सेस लगे या सब्सिडी मिली तो वहाँ से जो प्राइस आता है वो मार्केट प्राइस है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में यही अंतर है।
तो आप यहाँ से ये समझिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो भी आप टैक्सेस लगे हैं, और टैक्स अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स जो भी उसके ऊपर लगे हैं उसमें से सब्सिडी को घटा के जीडीपी मार्केट प्राइस में से घटा देंगे तो आपको फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आप यहीं से समझिए फैक्टर कॉस्ट क्या है, अगर यहाँ से समझिए तो मार्केट प्राइस में से अगर आप टैक्स और टैक्स को एक जनरल समझिए, सब्सिडी भी छोड़ दीजिए, अगर टैक्स घटा दे मार्केट प्राइस में से, जो उसके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, तो आपकी क्या हो जाएगा, वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस में जो फैक्टर कॉस्ट में हम एक तरीके से समझिए टैक्सेस जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है उसका। तो यही चीज़ यहाँ पे है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस ब्रैकेट में है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को आप निकाल दीजिए, टैक्सेस में से सब्सिडी घटा दीजिए और उसको मार्केट प्राइस में से जब घटाएंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो यही है आपका जीडीपी इनकम अप्रोच। तो जो अगला टॉपिक है वो क्या है हमारा, प्रोडक्ट अप्रोच है। तो इंडिया में क्या है, हम प्रोडक्ट अप्रोच से जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। तो एग्जांपल से समझिए, जैसे इन इंडिया फॉर ऑल दिस वी आर गेटिंग जीडीपी प्रोडक्ट वाइज, वी कैलकुलेट हाउ मच हैज़ बीन प्रोड्यूस वैल्यू एडेड इन ईच सेक्टर एंड एग्रीगेट इट टू द जीडीपी। कितना प्रोड्यूस हुआ है वैल्यू एडेड, और उसको हम उस जीडीपी में जोड़ देते हैं फिगर में। दो तरीके से इसको हम प्रोडक्ट अप्रोच को कैलकुलेट करते हैं, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। तो आप समझिए रियल जीडीपी का बेसिक कॉन्सेप्ट और डिफरेंस इन दोनों में क्या है। तो रियल जीडीपी में क्या होता है, हमारा जो जीडीपी होती है वो हम एक कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, या आप कह सकते हैं जीडीपी एट प्रीवियस। इसमें क्या होता है, रियल जीडीपी में हम एक बेस ईयर मान के चलते हैं कि एक बेस ईयर हो, इसमें माना जाता है। जैसे पहले आपका जो बेस ईयर था वो 2004-05 था, बाद में वो चेंज होकर 2011, इस समय जो करंट है वो 2011-12 है। हो सकता है मे बी अभी इसको और भी चेंज करें। और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, हम जो अपने वैल्यू एडेड या जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसका जो भी वैल्यू निकालते हैं वो ऑन करंट प्राइस पे निकालते हैं, करंट प्राइस पे, उसका मार्केट में क्या है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें दोनों में डिफरेंस, इसीलिए रियल जीडीपी में लिखा है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी में लिखा है जीडीपी एट करंट प्राइस। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपने एक कुछ भी ले लीजिए, बोतल प्रोड्यूस किया है 2021 में, आपने एक बोतल प्रोड्यूस की, या आप सपोज दैट मानिए 5 बोतल आपने प्रोड्यूस की, 5 बोतल प्रोड्यूस की, और इस समय उसका करंट प्राइस मान लीजिए कितना है, 10 रुपया है। तो आपने क्या किया, 50 रुपया आपने, आपके वैल्यू प्रोडक्ट की कीमत हुई वैल्यू एडेड। अब मान लीजिए सपोज दैट आपकी जीडीपी 2020 में कितनी थी, मान लीजिए सपोज दैट एक एग्जांपल दे रहा हूँ 500 थी, अभी तो ट्रिलियन में है, तो 500 रुपीज़ थी। अब आपने कितना उसमें 2021 में 50 रुपया और ऐड कर दिया, तो आपकी जीडीपी अब कितनी हो गई, 550 रुपया आपने जीडीपी में इंक्रीज़ किया। मतलब अगर आप एक तरीके से देखें तो कितना परसेंट इंक्रीज जीडीपी हुई, नॉमिनल जीडीपी 10% से इंक्रीज हुई, 500 थी 10% बढ़ी 500। लेकिन जो रियल जीडीपी होती है इसमें हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर मानते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए उस समय एक बोतल की कीमत जो थी वो 3 रुपये थी, 3 रुपीज़ थी। अब आप ये समझिए कि जब हम रियल जीडीपी निकालेंगे 2021 में, तो सपोज दैट मान लीजिए हमने आज की डेट में भी जो हमने प्रोड्यूस की वो 5 बोतल ही प्रोड्यूस की। अब हम रियल जीडीपी जब कैलकुलेट करेंगे तो हम करंट प्राइस नहीं लेके जो बेस ईयर में उस बोतल का प्राइस था उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे अब आप देखेंगे तो कितना आपका 15 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो अब अगर आप जीडीपी को अपने देखेंगे तो इसमें 15 रुपये का फ़ायदा हो, तो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो कितना हो गया, 500 का 15%। तो आप देखेंगे 15 रुपया जीडीपी में चेंज माने जीडीपी आया, तो हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है कितना है इस समय, 500 का 15 निकालेंगे आप तो 3%, तो 3% हमारा ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है। और यहाँ कितना था, 10% है। यही डिफरेंस होता है नॉमिनल और रियल जीडीपी में। और ये डिफ़िकल्ट भी होती है एक तरीके से रियल जीडीपी कैलकुलेट करना, क्योंकि मान लीजिए 2011-12 में ऐसे कुछ माने प्रोडक्ट रहे होंगे जो 2020-21 में ऐसे कुछ प्रोडक्ट नए ऐड होंगे जो 11-12 में होंगे ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सरकार जो भी है, गवर्नमेंट जो है वो शिफ्ट करती है बेस ईयर को, पहले 2004-05 था, अभी 11-12 हो गया है।
तो और अब पहले इसमें 2500 कंपनीज थी, अब 5000 कंपनी उसको लेके चलते हैं। पहले जो हमारी जीडीपी होती थी वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती थी, लेकिन अब पहले ये होता था कि प्रोड्यूसर अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके प्रोडक्शन में जो उसका जितना माने वैल्यू उससे ऐड आती है, उसके बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट होती है। लेकिन आज की डेट में जो होती है वो मार्केट प्राइस पे, जो कंज्यूमर उसको किसी प्रोडक्ट के लिए जो पैसा पे करता है उसके बेसिस पे जीडीपी हमारी कैलकुलेट होती है कि कंज्यूमर ने कितना खर्चा किया। मैं आप लोगों को एक जनरल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन कैसे आप बनाएंगे। तो देखिए, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, कोई भी कंपनी अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है तो उसके प्रोडक्शन में जो भी लागत एक तरीके से आप समझिए लगती है, वो होती है आपकी फैक्टर कॉस्ट। बट वो मार्केट में जब आती है तो उस पर डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लग जाते हैं और वो उसके प्राइस में माने उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट में हम अगर टैक्सेस डिफरेंट टाइप के जोड़ दें तो टैक्स जुड़ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी है तो उसको सब्सिडीज भी बहुत मिलती हैं। तो जो हमारे ऑल इनडायरेक्ट टैक्स अगर हमको कैलकुलेट करना हो यहाँ पे समझिए तो कैसे होगा, टैक्स में से सब्सिडी को घटा देंगे, क्योंकि सब्सिडी एक तरीके से छूट है, टैक्स आपकी माने आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। तो टैक्स में से सब सब्सिडी घटा देंगे और फैक्टर कॉस्ट में उसे जोड़ेंगे, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स भी। तो वो क्या हमको मार्केट प्राइस उसका किसी भी प्रोडक्ट का आ जाता है। आप जनरली समझिए कि अगर फैक्ट्री से, आपने देखा होगा कि फैक्ट्री से प्रोड्यूस सामान सस्ता होता है, जबकि जब वो धीरे धीरे मार्केट में आता है, होलसेल फिर रिटेलर्स के पास जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ टैक्सेस, क्योंकि उनको हर जगह जगह पे करना पड़ता है, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो वैसे समझिए कि अगर आप मार्केट प्राइस में से इधर से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आती है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इस मई में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो क्या आपको मिल जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही आप जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, जीडीपी एट सॉरी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। ऐसे ही आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही आप एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाएंगे तो आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ये एक बेसिक चीज़ें हैं। अब आपको मैं दूसरा चीज़ बताता हूँ। अब आप ये समझिए दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, ग्रॉस और नेट में क्या आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ग्रॉस और नेट का मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। जैसे आप एक तरीके से समझिए, कोई मशीनरी किसी बिजनेस, कोई एक बिजनेस एंटिटी ए है, उसने कोई मशीनरी 2018 में कोई मशीनरी लगाई, उसकी कीमत 5 लाख थी, ठीक। तो अब आज 2021 में अगर उसकी जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो उसकी मशीनरी भी की भी जो नेटवर्क है वो जुड़ेगी। तो अब मान लीजिए 2018 में जो मशीनरी होगी वो उसकी एक जनरल टर्म में आप समझिए तो उसकी जो कीमत होगी उसमें गिरावट आएगी, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन माने कुछ भी घाटा होता है। आप कोई बाइक आज खरीद रहे हैं, 4 साल बाद उसकी कीमत आपको उतना ही नहीं मिलेगी, उसका उसमें डेप्रिसिएशन होता है। तो 5 लाख का कीमत जो घटेगी तो वो डेप्रिसिएशन होता है। तो ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो क्या हमको मिलता है, नेट नेट प्राइस मिलता है। डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो क्या, नेट प्राइस मिलता है। अब इस बेसिस पे आप ये समझिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप जब निकालेंगे तो आप ये समझिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू आप अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो आपको, आप ऐसे समझिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब भी आपको करना होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को आप घटाएंगे तो आपको नेट मिल जाएगा। ऐसे ही आपसे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। चाहे आप इसको इधर कर लीजिए, चाहे उसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन को जोड़ेंगे तो ग्रॉस मिल जाएगा, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट में इसको जोड़ देंगे तो ग्रॉस हो जाएगा।
और ग्रॉस में से अगर इसको घटा देंगे तो नेट आ जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझता हूँ, ऐसे ही आप नेट नेशनल प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो क्या होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को घटा दीजिए, आपका नेट, तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गया। इसी तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन, ये हो गया। अब अगला चीज आप ये समझिए, अब मैं आपको समझाता हूँ अगला कॉन्सेप्ट, नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। इस सब के छोटे छोटे इक्वेशंस आप बुक में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, अगर इसको पढ़ के आप बुक देखेंगे तो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है, तो आप ये समझिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कोई भी एक नेशनल सिटीजन जो होता है, वो जैसे आप इंडिया के हैं और आप कहीं बाहर कुछ अर्न कर रहे हैं, टेरिटरी के बाहर भी अर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, और जो कोई फॉरेनर अगर आपकी टेरिटरी में अर्न कर रहा है तो उसको माइनस करते हैं आप, आपको मैंने पीछे बताया भी है। तो क्या होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, जो हमारे जो नॉर्मल सिटीजन होता है, जो दूसरे कंट्री में जाकर कमा रहा है, उसकी इनकम तो हम ऐड करते हैं, लेकिन जो अगर फॉरेन की कोई कंपनी अगर हमारे टेरिटरी में काम करे तो उसकी इनकम को माइनस करते हैं, तो उसको नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कहते हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए सीधे सीधे, जब डोमेस्टिक में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक आपने पढ़ा होगा, पीछे मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया होगा जीडीपी में, जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जोड़ देते हैं डोमेस्टिक में, तो आपको कहाँ की इनकम मिल जाती है, आपको मिलती है नेशनल इनकम। क्योंकि डोमेस्टिक, आपको मैंने पीछे बताया था, जीडीपी में हमारी टेरिटरी के बाहर की जो भी माने वो रहते हैं वैल्यू आती है, वो हमको नहीं इंक्लूड करते हैं। तो आप यहाँ से समझिए कि जब डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जोड़ा गया तो हमको नेशनल इनकम मिली। तो अब मैं इसका कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको जीडीपी और एनएनपी समझाता हूँ। तो आप ये समझिए, देखिए, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपको मैंने पीछे पढ़ाया भी है कि जब जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से जुड़ जाती है तो आपका क्या आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आती है, नेशनल प्रोडक्ट आती है। डोमेस्टिक में जब नेट फैक्टर इनकम जुड़ा तो क्या आई, नेशनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से आप अगर यहाँ देखें, एनडीपी आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, एनडीपी में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एनएनपी। डोमेस्टिक में आपने नेट फैक्टर इनकम जोड़ा तो क्या आपकी आ गई, नेट 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 नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट आ गई। तो आप इस कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन को भी, ये एक आपकी ये इक्वेशन है, 4 इक्वेशन यहाँ पे हैं आपकी, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस से आप ये इक्वेशन को बना सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट है।